हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणाई क्लासरूम चैनल। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि केमिकल बॉन्डिंग में वीएसीपीआर वीबीटी थ्योरी कैसे डिफाइन करती है बॉन्ड्स को और बॉन्ड एंगल्स को। और आज जो हम थ्योरी करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, पहले ये समझेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आई और स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से, और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एंड में उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे जो हमने स्टार्टिंग करी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई क्यों, पहले तो ये समझना जरूरी है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या क्या चीजें करी। तो पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आई। पहला चीज समझना, O2 को हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर, उसकी बॉन्डिंग देख के हम ये बोल देते हैं कि O2 इज डायामैग्नेटिक। O2 को हम क्या बोल देते हैं? डायामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब, अगर इस O2 को अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब कैसे देखो, सिंपल है। O2 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन जब हमने एक्चुअली में देखा तो ये डायमैग्नेटिक ना होके ये था पैरामैग्नेटिक। ये था पैरामैग्नेटिक। अब यहां से कंफ्यूजन आना शुरू होता है कि वैसे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, दिखने से स्ट्रक्चर के हिसाब से तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ कि पैरामैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक नहीं? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नहीं। यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन बन जाता है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, एमओडी का पहला क्वेश्चन, वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक, पहला क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन कि O2 पैरामैग्नेटिक क्यों? ठीक है, सेकंड, जो VBT है, वो VBT और VACPR वो किसको एक्सप्लेन कर देते हैं? वो H2 की फॉर्मेशन को तो एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सीधा सीधा डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो कभी भी H2 प्लस और H2 माइनस की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करते। क्यों? वो बोलते हैं ये वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना। H2 प्लस है, H2 में कितने बॉन्ड? एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया, और ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और इन दोनों की फॉर्मेशन को वो कभी भी एक्सप्लेन नहीं करता है ना। तो यहां से बात आती है कि इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? एमओटी ने बोला हम एक्सप्लेन करेंगे, एमओटी ने बोला हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये भी देखेंगे कि इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो ये दो ऐसे प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं जिनको वीबीटी या कोई नॉर्मल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इसी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की स्टार्टिंग हुई थी कि इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कैसे किया जाए। ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से और देखते हैं कि कैसे ये करेगा। चलिए देखिए, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब शुरू हुई थी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, जिसने इन्वेंट किया था, उसने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रखी। उन कंडीशंस को देखने की कोशिश करते हैं। कंडीशंस, ठीक है ना। पहली कंडीशन थी, या पहली आप कंडीशन बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो। ठीक है, तो कंडीशन पहली क्या थी कि इसमें आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स will combine to form molecular orbitals। जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये वही बात हो गई जो हमने कहा करी थी हाइब्रिडाइज्ड में। हमने क्या बोला था? हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, हम यहां बोल रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। पहला कंडीशन, पहली चीज। सेकंड 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 कंडीशन क्या है? वहां पर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात की थी, यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, अब सेकंड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन इन
atom is in attraction of nucleus, atomic nuclei, but in molecule it is in attraction of molecular nuclear, but in attraction of molecular nuclear। ठीक है। अच्छा, हमने एटॉमिक न्यूक्लियर के बारे में तो बहुत सुना है, एटम का न्यूक्लियर, बट ये मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर क्या होता है इसके बारे में नहीं सुना। तो समझना, मेरे पास एक एटम है और एटम में एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर आपके पास न्यूक्लियर है, ये इसके अट्रैक्शन में है। दूसरा एटम आता है और मॉलिक्यूल बनता है, और जब ये मॉलिक्यूल बनता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस न्यूक्लियर के भी अट्रैक्शन में है और इस न्यूक्लियर के भी अट्रैक्शन में। तो जब दोनों न्यूक्लियर के अट्रैक्शन में है तो हम क्या बोल देंगे, दो न्यूक्लियस हैं। अब एटॉमिक न्यूक्लियर तो एक ही होता है, क्योंकि ये दो न्यूक्लियर के अट्रैक्शन में है, तो इस वजह से हम या तो ये बोल सकते हैं कि दो इंडिविजुअल न्यूक्लियर के अट्रैक्शन में, या क्योंकि ये मॉलिक्यूल बना दिया इसने, तो हम इन दोनों न्यूक्लियर का सम बोल देते हैं कि मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर। तो इन दोनों न्यूक्लियस का जो सम है वो क्या है, मॉलिक्यूलर। अब ऐड नहीं कर रहे हैं, सेपरेटेड है, लेकिन क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे पहले तो इनिशियली ये वाला अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था और बाद में ये वाला भी लगने लग गया, ओवरऑल एटॉमिक न्यूक्लियर से जो अट्रैक्शन फोर्स लगता था उससे ज्यादा होने लग गया, और उसी फोर्स को हमने क्या बोल दिया, मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर। वो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर की वजह से। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन का बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर, इन दोनों कॉम्बिनेशन का बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट की बात करें। यहां पर वही पॉइंट जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में किया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। यहां पर भी वही पॉइंट आएगा कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग will be equal to number of molecular orbitals formed। ठीक है, number of atomic orbitals participating will be equal to number of molecular orbitals formed। बात समझ आती है, ये बात समझ आती है, सिंपल है। कैसे देखो, अब होगा क्या इसमें देखना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। देखो देखो इधर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, इक्वल एनर्जी वाले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, इक्वल एनर्जी वाले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, यहां पर ये बोलता है कि वो एक बनाएगा बीएमओ और एक बनाएगा एबीएमओ। मतलब बीएमओ का फुल फॉर्म है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीएमओ का फुल फॉर्म है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एबीएमओ का फुल फॉर्म है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बीएमओ का फॉर्म है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एबीएमओ का फॉर्म है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे, बीएमओ और एबीएमओ। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और आगे चल के देखेंगे। ठीक है, चलिए 3 पॉइंट हो गए हमारे, है ना, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, देखो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमारा, फोर्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन के दो नेचर हैं, एक पार्टिकल नेचर, ठीक है, और एक वेव नेचर। ठीक है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। यहां पर हम पार्टिकल नेचर को ना लेते हुए वेव नेचर को कंसीडर करेंगे। यहां पर हम पार्टिकल नेचर को ना लेते हुए वेव नेचर को कंसीडर करेंगे। तो वेव नेचर में आपको एक जनरल आइडिया जो होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक
आपने पढ़ लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया है कि वेव नेचर में कुछ इस तरह से बनता है ना, और दिस एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट्स साई, इसको साई की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेव नेचर इज एक्सप्लेन बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना। ये साई की कोई वैल्यू नहीं है, साई इज जस्ट एन एम्पलीट्यूड, बट इस साई को अगर मैं साई स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, इस साई को अगर मैं साई स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, तो ये देगा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, है ना। साई स्क्वायर को अगर मैं साई को साई स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव नेचर दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हम किसको कंसिडर करेंगे, वेव नेचर को। वेव नेचर को कौन एक्सप्लेन करता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कुछ इस तरह से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें वेव नेचर आ रहा है। अब जो साई की वैल्यू है, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय साई की वैल्यू, तो साई जस्ट एक्सप्लेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, लेकिन साई स्क्वायर जो है वो एक्सप्लेन करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्या एक्सप्लेन करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आइए, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे क्या है, फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है कि आपके पास दो है, ABMO एंड BMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये बात यहां पर थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और इसको थोड़ा सा एक अलग डायरेक्शन लेके जाते हैं 2 मिनट के लिए। हमें यह पता है कि जब भी एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है कि एनर्जी अगर किसी चीज की ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। एनर्जी अगर किसी चीज की ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। अब ये बात समझना कि यहां पर ABMO की एनर्जी ज्यादा और BMO की एनर्जी कम, ठीक है। अच्छा, तो अगर इफ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन ABMO तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। इफ द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन ABMO तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। अब आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ABMO में एंटर कर रहा है तो ABMO की एनर्जी तो ज्यादा है, और अगर ABMO की एनर्जी ज्यादा है विच मींस स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बेटा, स्टेबिलिटी विल रिड्यूस, ठीक है। एंड इफ इलेक्ट्रॉन enters in BMO, तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, क्योंकि एनर्जी कम है BMO की तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी ज्यादा, ठीक है। अच्छा, अब तो मतलब इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहेगा, BMO में या ABMO। इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहेगा, BMO में, ABMO। अगर आप ध्यान से देखो तो ABMO में जाएगा तो अनस्टेबिलिटी कम होगी, BMO में जाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो BMO में जाना चाहेगा, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि इट इज मोर प्रोबेबल टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इन BMO। इट इज मोर प्रोबेबल टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इन BMO। क्या मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो BMO में ज्यादा है और ABMO में कम है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये पता है कि अगर वो BMO में जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रही है, ठीक है। तो ये बात समझ आती है कि हमने बात करी कि ABMO की एनर्जी BMO से ज्यादा होती है, हमने बात करी। अब अगर ABMO की एनर्जी BMO से ज्यादा है तो हमें यह पता है कि जहां पर एनर्जी ज्यादा है वहां पर स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ABMO में जाता है तो स्टेबिलिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन अगर BMO में जाता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, which means it is more probable to find electron in BMO। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन BMO में गया तो उसको पता है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहेगा, BMO में। तो probability of finding electron is more in BMO, और ABMO में probability of finding electron क्या है, कम है, ठीक है। probability of finding electron क्या है, कम है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट हो गया है ना, फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं सिक्स्थ।
6 पॉइंट की। ठीक है, filling of electrons will take place according to Hund's rule, Pauli's exclusion principle and Aufbau principle। ठीक है, filling of electron will take place according to Hund's rule, Pauli's exclusion principle and Aufbau principle। ये नहीं प्रिंसिपल के बेसिस पे इसमें फिलिंग होगी और कोई प्रिंसिपल इसमें लगेगा नहीं। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? ठीक है, चलिए, तो आपको ये बात समझ आएगी सिक्स्थ में क्या है फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन पॉइंट्स को लिखते जाओ। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? पहले तो बॉन्ड ऑर्डर समझिए। बॉन्ड ऑर्डर वैसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन चलिए बॉन्ड ऑर्डर समझिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? H और H, इसके बीच में जब बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बना है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर है 1। O and O, इसके बीच में जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर है 2। N और N, इसके बीच में जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर है 3। दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर, है ना? ये क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, विच मींस जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतना ही बॉन्ड ऑर्डर, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतना ही बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, मैं बोल सकता हूं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला है, वो है हाफ number of electrons in ABMO, sorry, number of electrons in BMO, bonding molecular orbital, minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। हाफ क्यों लिया? बिकॉज बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहा है। क्या काउंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या काउंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाता नहीं, है ना? हम जनरली क्या बोलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। तो वही चीज यहां पर आएगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बना है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एक बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरह से आपको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से काउंट है, ना कि बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक खास बात, जब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कि अगर बॉन्ड ऑर्डर आया 0 तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर आया 0 तो कंपाउंड विल नॉट बी फॉर्म। ये तो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया बेटा, विच मींस बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है तो कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और आप देखोगे इनर्ट गैसेस में कि इनर्ट गैसेस का बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। ठीक है, आगे चल के। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही मुश्किल से तोड़ना। एक वुड को तोड़ना आसान है, 3 वुड को तोड़ना मुश्किल है। एक वुड को तोड़ना आसान है, 3 वुड को तोड़ना मुश्किल है। तो वही चीज है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, और फिर उसी हिसाब से एनर्जी उतनी ही कम। ये बात समझ आती है? तो बॉन्ड ऑर्डर से हमें 3 चीजें पता चली। एक, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, निकालते कैसे बॉन्ड ऑर्डर? अगर 0 है तो कंपाउंड नहीं बनेगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, एनर्जी कम है। ये बात समझ आती है? चलिए, ठीक है, 7 पॉइंट्स हो गए आपके, है ना? नाउ बात करते हैं 8th और 9th पॉइंट की, और उसके बाद फिर देखेंगे आगे। देखो 8th पॉइंट क्या है मेरे पास? 8th पॉइंट क्या है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी और स्ट्रक्चर और शेप, स्ट्रक्चर ना बोल के शेप बोलते हैं। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जी और शेप ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। ऑलमोस्ट सेम, ठीक है ना? उनकी एनर्जी और शेप ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है, डिफरेंट एनर्जीज लेवल पे है, तो कंबाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। ये बात समझ आती है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए,
ठीक है, इसी को कोई लोग लगाव बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बट अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि दैट इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी और उसका सिर्फ दो ही वर्ड्स है। ठीक है, चलिए अच्छा अब मेरे से एक चीज बताइएगा, हमने वेव नेचर की बात की थी, तो मेरे पास एक ये वाली वेव है, ठीक है, और एक ये वाली वेव, ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस ओनली रिप्रेजेंट्स द फेज, ये प्लस वाला साइड, ये माइनस वाला साइड, प्लस वाला साइड माइनस वाला। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा, सिंपल सी चीज समझो, दो लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पे गा रहे हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि किसमें है, सेम फेज में, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा अगर यहीं पर अगर यहीं पर मैं अपोजिट फेजेस ले लूं, अपोजिट फेजेस ले लूं, वैल्यू में सेम नहीं मान रहा हूं उसकी, वैल्यू अलग अलग मानेंगे, बस वैल्यू अपोजिट फेजेस की बात करूं तो अपोजिट फेजेस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये चीज कंसीडर करके चलना बेटा कि मैंने इनका एम्पलीट्यूड ना जीरो नहीं, सेम नहीं माना है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है, जस्ट कि आपको पता चले, अगर मैं इसको जीरो एक अपोजिट मान लूंगा, एक्स एक्स मान लूंगा तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगी, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है ना, लेकिन मैंने फॉर द टाइम ये माना, ठीक है। अब देखना सेम फेज में, किसमें, सेम फेज में, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर अपोजिट फेज में तो एम्पलीट्यूड घट जा रहा है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो एसएचएम का पार्ट है या उसका पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है, बेटा बात समझने की कोशिश करना। जब सेम हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन का हमने क्या लिया था, वेव नेचर, और जब मैं इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की बात करता हूं तो वेव नेचर कुछ इसी तरह से दिखाई देगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो यही होगा, ठीक है। अब प्लस माइनस चार्ज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए, ये सेम फेज में है तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ने से क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ने से क्या हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, साई को, करता है कि नहीं करता है, और अगर साई बढ़ रहा है तो हमें पता है साई स्क्वायर भी बढ़ेगा, हमें भी पता है साई स्क्वायर बढ़ेगा, और अगर साई स्क्वायर बढ़ेगा विच मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, विच मींस ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ये किस केस में हो रहा होगा, ये किस केस में हो रहा होगा, हमने बात करी थी ना कि कहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में ज्यादा होगी क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, कम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कहां जहां बढ़ रही है उसको क्या बोल देंगे हम, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बोल देंगे हम उसको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या बना रहा होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने दोनों सेम फेज कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, साई बढ़ रहा है, साई की वजह से बढ़ रहा है, साई स्क्वायर बढ़ रहा है, विच मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दो वेव्स मिक्स कर रही हैं, दो वेव्स जब मिक्स होंगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। अब दो वेव्स क्यों मिक्स होंगी, ज्यादा की नहीं, ज्यादा भी मिक्स कर सकते हो, बट दो वेव्स इसलिए मिक्स कर रहे हैं बेटा हम कि हम मॉलिक्यूल की बात करें, हमने एक एटम की बात नहीं करी, हम दो एटम जब कंबाइन करते हैं तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, और उसी को एमओटी एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तभी तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन इज इन अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर न्यूक्लियस इन अ मॉलिक्यूल। तो वही चीज है कि अगर सेम फेज, दो डिफरेंट एटम्स सेम फेज में अगर ओवरलैप करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, साई की वैल्यू बढ़ेगी, साई की वजह से क्या होगा, साई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी, विच मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा विच मींस हम ये बोल सकते हैं कि कौन सा हो सकता है, सेम फेज वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसका हो सकता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, किसका हो सकता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। और जब हम इसकी बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, साई की वैल्यू कम हो रही है, साई की वैल्यू कम हो रही है तो साई स्क्वायर की वैल्यू भी कम होगी, तो अगर साई स्क्वायर की वैल्यू कम होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विच मींस इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है एबीएमओ में,
कहां जा रहा है, ABMO में। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वो क्या कहलाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वो क्या कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है, ठीक है। तो बेटा इसमें हमने क्या समझा, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या समझा, हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करी। स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या थे कि यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स किसके अट्रैक्शन होंगे, मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर के, विच मींस दो एटॉमिक न्यूक्लियर का कॉम्बिनेशन जो अलग अलग पे पड़ा हुआ है क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। तीसरी चीज, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्ट कंबाइन कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। और कौन कौन से बनेंगे, एक अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। फिर हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर वेव नेचर लिया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि जहां पर जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उसमें एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा, बॉन्डिंग की एनर्जी कम। अगर एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाने की प्रोबेबिलिटी कम, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग विल बी लेस बिकॉज उसकी एनर्जी ज्यादा है और एनर्जी ज्यादा होने से अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो हुंड्स ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से करेंगे। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाफ इनटू इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी कि आपके पास बॉन्ड ऑर्डर, इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करी। उसके बाद हमने बात करी कि कॉम्बिनेशन कैसे होगा। कॉम्बिनेशन कैसे होगा बेटा, कि जब एनर्जीज और शेप ऑलमोस्ट सिमिलर है तब ही वो कंबाइन करेंगी, ठीक है। और फिर हमने बात करी इस चीज की कि यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा कि अगर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो वो क्या बना रहा होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि साई या साई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही है, साई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी विच मींस इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही होगा, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा कि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो साई की वैल्यू घट रही है, और अगर साई की वैल्यू घट रही है तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी घट रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी घट रही है तो कौन सा होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जाना चाहेगा, तो वहां पर कम ही अमाउंट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन रहेगा। बात समझ आती? तो बेटा बस आज में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके हम देखेंगे कि कैसे कैसे ओवरलैपिंग्स होती हैं और किस तरह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप्स को हम डिफाइन करेंगे, और उसके आगे फिर एट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।